हेलो स्टूडेंट्स, सेल चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा क्या? हम 5 मिनट से रिकॉल करते हैं। हमने सेल का इंट्रोडक्शन देखा था, सेल के बेसिक टर्म्स देखे थे, फिर हमने टाइप ऑफ सेल देखा था, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। हमने उसके बीच डिफरेंस देखे थे, क्या क्या डिफरेंस है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में। देन हमने नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म देखे थे कि नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हमने बताया था। फिर हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस देख रखा था, क्या डिफरेंस था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में, ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम पार्ट ऑफ द सेल के बारे में बात करेंगे कि सेल कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो पहले हम सेल के पार्ट देखेंगे, देन वन बाय वन हम उसी पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। सो पार्ट ऑफ द सेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन से 3 पार्ट? फर्स्ट प्रोटोप्लाज्म, सेकेंड वैक्यूल, एंड थर्ड सेल वॉल। किसमें? सेल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल और सेल वॉल में डिवाइड किया। अब इस प्रोटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, साइटोप्लाज्म first I told you cell is divided into 3 parts, protoplasm, vacuole and cell wall. Now this protoplasm is divided into 2 parts, cell wall or cytoplasm, and second is the nucleus. Second is the nucleus. Protoplasm is divided into 2 parts, cytoplasm and nucleus. Now nucleus is divided into 3 parts, nuclear membrane, second nucleoplasm, and third chromatin fiber. Now this cytoplasm is divided into middle portion of cytoplasm, and second cytoplasmic membrane. इस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में हम 2 मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, एक तो सेल मेम्ब्रेन जो कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, या आप प्लाज्मा लेमा कह लो, सेल मेम्ब्रेन, इसी को प्लाज्मा लेमा भी कहेंगे। एंड सेकेंड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। Tonoplast is the membrane of vacuole.
Now this middle portion of cytoplasm is divided into two parts. It is again divided into two parts. Middle portion of cytoplasm again divided into two parts. First, metabolically active particle इसी को और क्या कहते हैं? आप इसी को सेल ऑर्गेनेल्स भी कह लें। एंड सेकेंड इज द metabolically inactive या इसे साइटोसॉल भी कहते हैं। साइटोसॉल, हाइलोप्लाज्म या साइटोसॉल, हाइलोप्लाज्म या ग्राउंड प्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहते हैं, ग्राउंड प्लाज्म। नाउ दिस मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्टिकल इंक्लूड, मैं इसे इरेज करके ऊपर लिखता हूं, मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्टिकल में आएगा कौन? मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्टिकल में कौन कौन आएगा, हम जरा सा उसको देखेंगे। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें, देन हम इसको देखेंगे कि हाँ कौन कौन आएगा इसमें। और ये साइटोसॉल जिसे हमने हाइलोप्लाज्म कहा, ग्राउंड प्लाज्म कहा, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहा, इसमें कौन कौन आएगा हम देखेंगे इसको। सो इरेज करें इसको। क्या लिखा था? हमने लिखा था मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्टिकल, मतलब ऐसे पार्टिकल जो एक्टिव रहते हैं, लीडिंग हैं, जो वो पार्टिकल जो क्या है, लीडिंग है, उसे हम मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्टिकल कह दिया। इसी को हमने क्या कहा? सेल ऑर्गेनेल्स। एंड सेकेंड इज द metabolically inactive particle। हाँ, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्टिकल, इससे पहले ये आएगा साइटोसॉल, हाइलोप्लाज्म, और इस साइटोसॉल या हाइलोप्लाज्म में आएगा मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्टिकल। इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें आप देखोगे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल आएंगे, जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, और कौन आएगा? स्फेरोसोम, मेसोसोम,
स्फेरोसोम, मेसोसोम एक्सेट्रा, ये सब आएंगे इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्टिकल, ये सब आएंगे और इनको हम इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें कौन कौन आएगा, इसमें अब इसको साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म में कौन आएगा, मेटाबॉलिकली साइटोसोल, हाइलोप्लाज्म को ही क्या कहते हैं, ग्राउंड प्लाज्म भी कहते हैं। ग्राउंड प्लाज्म भी कहेंगे और क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दूसरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दूसरा सेक्रेटरी प्रोडक्ट और दूसरा रिजर्व प्रोडक्ट। क्या क्या, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सेक्रेटरी प्रोडक्ट और रिजर्व प्रोडक्ट। रिजर्व प्रोडक्ट में कौन आएगा, फूड मटेरियल आएगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन आएगा। सेक्रेटरी प्रोडक्ट में कौन आएगा, जो प्लांट सेक्रेट करते हैं जिन मटेरियल को, वो आएगा कौन से, सेक्रेटरी प्रोडक्ट में आएंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में कौन आएगा, जो मटेरियल प्लांट एक्सक्रीट करते हैं, जैसे टैनिन आप ले लें, लेटेक्स ले लें, है ना, रेजिन ले लें, गम ले लें, वो सब किस में आएंगे, सेक्रेटरी प्रोडक्ट में आएंगे। रेजिन बहुत सारे हैं, टैनिन, गम, है ना, ये सब किस में आएंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में। इसमें कौन आएगा, फूड मटेरियल, कौन आएगा, फूड मटेरियल, फूड मटेरियल आएगा। इसमें कौन आएगा, सेक्रेटरी में लेटेक्स वगैरह आएगा, जो प्लांट्स सेक्रेट करते हैं। तो हमने प्लांट और सेल को इन्हीं पार्ट में डिवाइड किया है। हम सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन से शुरू करेंगे, देन हम 1 बाय 1 हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करेंगे, देन 1 बाय 1 हम हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इसको इरेज करूं मैं। चलिए, सेल का पहला पार्ट प्रोटोप्लाज्म था। प्रोटोप्लाज्म था तो पहले हम प्रोटोप्लाज्म देखें, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने कहा प्रोटोप्लाज्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था, प्रोटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया था हमने, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। तो फिर हम साइटोप्लाज्म देखेंगे और साइटोप्लाज्म का पार्ट है क्या, सेल मेम्ब्रेन। 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोटोप्लाज्म को देख लें। प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया किसने है, याद करो आप, प्रोटोप्लाज्म टर्म, इस टर्म को परकिंजे ने दिया था। टर्म वाज गिवन बाय परकिंजे। किसने दिया है, परकिंजे ने दिया था। किसको, प्रोटोप्लाज्म टर्म को दिया था। कब दिया था, 1839 में दिया था, 1839 में दिया था। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने, परकिंजे ने दिया। इसी प्रोटोप्लाज्म को याद करो आप, डुजार्डिन ने क्या कहा था, इसी प्रोटोप्लाज्म टर्म को डुजार्डिन ने कहा था, सरकोट नाम दिया था, डुजार्डिन। called the protoplasm, क्योंकि बिकॉज इट इज लिविंग मैटर ऑफ द सेल, यही तो लिविंग मैटर ऑफ द सेल था। तो उन्होंने लिविंग मैटर ऑफ सेल को सरकोट नाम दिया था। तो डुजार्डिन called the protoplasm as सरकोट।
क्या नाम दिया था? सरकोट नाम दिया था। किसने? डुजार्डिन ने। डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म को, जो कि लिविंग मैटर था, लिविंग मैटर ऑफ सेल, जो कि क्या था? लिविंग मैटर ऑफ सेल था। हैक्सले ने, किसने? हैक्सले ने इसे, हैक्सले कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधारशिला कहा था। किसने? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, हैक्सले ने। किसने? हैक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था, जीवन का भौतिक आधारशिला कहा था। याद करो, रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कवर किया था वो डेड सेल था। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं था, इसीलिए तो वो क्या था? डेड सेल था। प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं, जीवन का भौतिक आधारशिला कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है सब कहां होती है? प्रोटोप्लाज्म में ही होती हैं। इस प्रोटोप्लाज्म को कहते क्या है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या बताओगे? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस collectively called प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसे? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। किसको? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को। और क्या कह सकते हो? इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलोकोलाइडल सिस्टम। ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? इट इज, ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स, जटिल क्रिस्टलो कोलॉइडल सिस्टम है। क्या है? इट इज कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलो कोलॉइडल सिस्टम। ये कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलो कोलॉइडल सिस्टम है जिसमें हमारे सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सारे बायो फंक्शंस किसमें होते हैं? प्रोटोप्लाज्म में ही होते हैं। अब इस प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में हमने कहा था डिवाइड करते हैं। एक तो साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस। क्योंकि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को ही मिलाकर हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। स्ट्रक्चर अभी देखेंगे। तो अब शुरू करते हैं, जरा सा साइटोप्लाज्म को देखें कि साइटोप्लाज्म क्या है। देन हम पहुंचेंगे कहां पे? सेल मेम्ब्रेन में पहुंचेंगे। ठीक है, इरेज करो इसको। साइटोप्लाज्म किसको देखेंगे? साइटोप्लाज्म है क्या? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड। सपोज दैट ये अपना सेल है, सेंटर में ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमैटिन फाइबर भरा हुआ है। क्या भरा है? क्रोमैटिन फाइबर भरे हुए हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है जिसे आप प्लाज्मा लेम्मा कह लो। सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे टाइनी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, और उन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके सरफेस पे ये राइबोसोम डॉट डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रेडियोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो भाग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जिसके सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ होता क्यों है? क्योंकि सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसी वजह से रफ हो जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जिसपे राइबोसोम नहीं होता, उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो अब बहुत सारे टाइनी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे, आप देखें ये आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? ये प्लास्टिड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वैक्यूल है, ये ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये गोल्गी बॉडी है। क्या है? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, ये सारे टाइनी स्ट्रक्चर आपको साइटोप्लाज्म में धसे हुए दिखाई देंगे, उसी में तैरते हुए दिखाई देंगे। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हमने क्या कहा था? प्रोटोप्लाज्म तो कहा था, क्योंकि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इसी को तो हमने प्रोटोप्लाज्म कह दिया था। क्या कह दिया था? प्रोटोप्लाज्म, इसी को हमने कह दिया था। तो अब ये साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड। क्या है ये? जेली लाइक फ्लूइड है। चाशनी सब लोगों ने देखा होगा, जेली लाइक फ्लूइड, जेली के जैसा तरल पदार्थ है, चाशनी के जैसा तरल पदार्थ है, जेली लाइक फ्लूइड है। जेली लाइक फ्लूइड है विच इज, जो क्या है? इनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। जो किसके द्वारा इंक्लोज है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इंक्लोज है। किसके द्वारा इंक्लोज है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इंक्लोज है। हमारे बॉडी में होने वाले सारे बायो फंक्शंस, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी all metabolic activity takes place inside the cytoplasm। साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। ये और क्या करता है? क्योंकि इसमें 95% क्या होता है? 95% इसमें वाटर ही होता है, या 90% इसमें वाटर होता है, 10% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने में हेल्प करता है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, और क्या करता है? मटेरियल के एक्सचेंजिंग में हेल्प करता है। अदला बदली में हेल्प करेगा। किसके बीच में? सेल और सराउंडिंग के बीच में, या एक सेल से दूसरे सेल के बीच में। हेल्प इन एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल।
हेल्प इन एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल के एक्सचेंजिंग में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। और क्या, सारे बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड मीडियम फॉर द ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। कौन? साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में आप ये याद रखेंगे। अब आते हैं हमने क्या कहा, अब इस साइटोप्लाज्म को डिवाइड करिए किसमें, एक तो आप डिवाइड कर दो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में, और दूसरा मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसी में तो डिवाइड किया था। और इस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में कौन कौन आता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन आता है। कौन आएगा? सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट। कौन आएगा? सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट। तो अब हम सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है क्या। सेल मेम्ब्रेन, यही सेल मेम्ब्रेन है, ये वाली जो बाउंड्री है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो हम सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, देखते हैं सेल मेम्ब्रेन है क्या। सो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? पहली चीज तो ये सेल मेम्ब्रेन है क्या? इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब हम देखते हैं कि घर होता है, हमारे घर के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है जो घर को घेर के रखता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन कर क्या रहा है? ये सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन सेल को इंक्लोज कर रहा है, घेर रहा है, मतलब सेल की बाउंड्री बना रहा है। मतलब हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो क्या कह सकते हैं कि ये सेल की सबसे बाहरी कवरिंग है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन सेल की सबसे बाहरी कवरिंग है। तो हम लिख सकते हैं इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग। क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है जो किसको घेर रहा है? ये देखो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म को क्या कर रहा है? इंक्लोज कर रहा है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन ना होता तो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म बह जाता है कि नहीं? तो है क्या, क्या कर रहा है ये? इंक्लोज द साइटोप्लाज्म को क्या कर रहा है? ये सेल मेम्ब्रेन घेर रहा है। इंक्लोज द साइटोप्लाज्म एंड गिव a proper shape to the cell, और सेल को एक प्रॉपर शेप दे रहा है, एक आकार दे रहा है। सोचो ना, देखो अगर ये सेल ना होता तो कोई आकार होता क्या? कोई आकार नहीं होता। तो ये सेल मेम्ब्रेन है क्या? सेल की सबसे बाहरी कवरिंग है, सेल की बाउंड्री है, साइटोप्लाज्म को इंक्लोज कर रहा है और क्या कर रहा है? सेल को एक प्रॉपर शेप दे रहा है। और ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से मिलके बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ, लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मेड अप ऑफ
बाइलेयर, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से मिलकर बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ प्रोटीन फॉस्फोलिपिड, लिपिड, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से मिलकर बना होता है, विच इज, जो कितना थिक है, 75 एंगस्ट्रॉन थिक होती है, विच इज 75 एंगस्ट्रॉन थिक होती है। कितनी? 75 एंगस्ट्रॉन थिक होती है। और क्या, ये सेल को एक्सटर्नल, ये साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल सराउंडिंग से सेपरेट करता है। मतलब हम ये लिखें, सेपरेट द सेल मेम्ब्रेन। और क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है। सेपरेट वन सेल टू अनदर सेल। क्या करता है? एक सेल को दूसरे सेल से अलग कर रहा है। सोच के देखो, अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होता तो क्या पता चलता क्या कि एक सेल है कि दो सेल है कि 1000 सेल है, कुछ पता ही नहीं चलता। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होता तो ऐसे सेल मेम्ब्रेन है तो हर सेल को इंक्लोज कर रखा है, हमें पता चल पा रहा है कि हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। सो इट सेपरेट वन सेल टू अनदर सेल। और क्या करता है? इट इज सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। क्यों सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा? क्योंकि ये मटेरियल को सेलेक्ट करता है कि किसको बाहर से अंदर जाना है और किसे अंदर से बाहर जाना है। जिसको ये सेलेक्ट करेगा वही सेल के बाहर, मतलब सराउंडिंग से सेल के अंदर जाएगा, एंड फ्रॉम सेल टू सराउंडिंग वही जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? इट इज सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट इज सेलेक्टिव, याद रखना, सेलेक्टिव को कहा। अरे भाई, जिसको हम सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन भी सेलेक्ट करता है मटेरियल को कि किसको अंदर जाना है सेल के और किसको सेल के अंदर से बाहर जाना है। सारे अपने मनमानी नहीं कर सकते। इट इज सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आगे लिख लेना, क्यों कहते हैं इसको सेलेक्टिव सेमी परमेबल? बिकॉज इट सेलेक्ट द मटेरियल टू गो इनसाइड एंड outside of the cell. Why it is called selective semi-permeable membrane? Because it select the material to go inside and outside of the cell. जिसको ये सेलेक्ट करेगा वही सेल के अंदर जाएगा और सेल के अंदर से बाहर कौन जाएगा? जिसे ये सेलेक्ट करेगा वही सेल के अंदर से बाहर जाएगा। मतलब जिसको सेलेक्ट करेगा वही मटेरियल सेल के अंदर जाएगा और जिसको सेलेक्ट करेगा वो मटेरियल अंदर से बाहर जाएगा। इसीलिए तो इसको सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। मटेरियल के एक्सचेंजिंग में हेल्प करता है। लिख लेना, किसमें हेल्प करता है? हेल्प इन, किसमें हेल्प करता है? लिखना, हेल्प इन एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल। किसमें हेल्प करता है? मटेरियल के एक्सचेंजिंग में हेल्प करता है। किसके किसके बीच में? बिटवीन द सेल एंड from cell to its surrounding. It help in the exchanging of material between the cell and cell to its surrounding. ये मटेरियल के अदला बदली में हेल्प करता है। सपोज यहां एक सेल है तो इस सेल को जो जरूरत पड़ेगा वो यहां से यहां जाएगा और इसे जो जरूरत पड़ेगा यहां से यहां जाएगा। मतलब इस सेल को अगर जरूरत पड़ गई तो मटेरियल यहां से यहां आएगा और इसे अगर जरूरत पड़ गई तो मटेरियल यहां से यहां, मतलब अदला बदली हो रही ना, ये इसको दे रहा, ये इसको दे रहा, या फिर और कहां होगा अदला बदली? सराउंडिंग के बीच में। मतलब सेल से सराउंडिंग जाएगा और सराउंडिंग से सेल में जाएगा। तो यही तो मैंने कहा, इट हेल्प इन द एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल, दो सेल के बीच में, और कहां? सेल और सराउंडिंग। ये सराउंडिंग है, मतलब दो सेल के बीच में मटेरियल के एक्सचेंजिंग में ये हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन, और सेल और उसके सराउंडिंग के भी बीच में मटेरियल की एक्सचेंजिंग करता है। सपोज अगर फूड आया इस सेल में, इस फूड में, इस सेल में अगर फूड का कंसंट्रेशन ज्यादा तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा फूड यहां जाएगा
ऑक्सीजन यहां जाएगा। अगर इसमें फूड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो यहां से डिफ्यूज करके यहां जाएगा, इसमें जाएगा। तो इस तरह अदला बदली हो रही है, या फिर सराउंडिंग में है ऑक्सीजन या फूड मटेरियल ज्यादा, हार्मोन ज्यादा, तो सराउंडिंग से सेल के अंदर जाएगा, या सेल के अंदर ज्यादा है तो सेल से सराउंडिंग में जाएगा। तो इस तरह एक्सचेंजिंग में हेल्प करता है कौन? सेल मेम्ब्रेन मटेरियल के एक्सचेंजिंग में हेल्प करता है, सेल और सराउंडिंग के बीच में या सेल्स के बीच में हेल्प करता है। सेल को मतलब साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल सराउंडिंग से भी सेपरेट करता है। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम एक्सटर्नल सराउंडिंग, एक्सटर्नल सराउंडिंग से सेपरेट करता है सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को। तो इतनी चीजें आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखेंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखेंगे हम कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल दिए गए हैं, एक तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ द रॉबर्टसन और दूसरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसे सिंगर और निकोलसन ने दिया है। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ रॉबर्टसन इसे सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। रॉबर्टसन ने दिया था, ठीक है, किसने दिया है? रॉबर्टसन ने दिया है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हम आज एक स्ट्रक्चर देखेंगे सेल मेम्ब्रेन का, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर टू मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल दिए गए हैं। एक there are two model to explain the structure of cell membrane. First, unit membrane. Unit membrane मॉडल, इसी को और क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सैंडविच। सैंडविच तो सब लोगों ने खाया होगा, सैंडविच मॉडल। मेम्ब्रेन। और दूसरा क्या है? दूसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेकेंड इज द फ्लूइड मोज़ेक, मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसे रॉबर्टसन ने दिया है, किसने दिया है? रॉबर्टसन ने दिया है। किसको? इसे रॉबर्टसन ने दिया है, लिख लेना, रॉबर्टसन ने दिया है। कब दिया है? 1959 में दिया है। और इसे सिंगर और निकोलसन ने दिया है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है। कब? 1972 में। कब दिया है? 1972 में। और इसे रॉबर्टसन ने दिया है 1959 में दे रखा है रॉबर्टसन ने। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो पहले हमारी हेडिंग होगी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग याद रखना, हम आज इसके बारे में बात करें, सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, यूनिट मेम्ब्रेन। इनके अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की, मतलब प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से मिलकर बना है। मतलब हम अगर और सिंपलीफाई करके कहें तो इन्होंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो दो प्रोटीन लेयर और दो फॉस्फोलिपिड लेयर से मिलकर बना होता है। इट मींस अकॉर्डिंग टू द रॉबर्टसन या अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 4 लेयर, 4 लेयर से मिलकर बना होता है, इन विच 2 लेयर
ऑफ प्रोटीन एंड 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, जिसमें 2 लेयर प्रोटीन की होती है और 2 लेयर फॉस्फोलिपिड की। तो सीधी सी बात इतनी है कि इन्होंने ये कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो 4 लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसमें 2 लेयर प्रोटीन की होती है और 2 फॉस्फोलिपिड की होती है, 75 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। इनके अकॉर्डिंग जो फॉस्फोलिपिड लेयर होती है वो आउटर और इनर प्रोटीन लेयर में क्या रहता है कि बीच में प्रेजेंट होता है। मतलब क्या कहा इन्होंने, जो फॉस्फोलिपिड लेयर होता है, दोनों फॉस्फोलिपिड लेयर होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, आउटर प्रोटीन, आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन और इनर लेयर ऑफ प्रोटीन के बीच में फॉस्फोलिपिड लेयर प्रेजेंट होती है। लाइक द सैंडविच। अरे सैंडविच नहीं खाया क्या, सैंडविच में क्या है, ये ऊपर पावरोटी रखा, ये ऊपर पावरोटी रखा और इसी में ये आलू की टिकिया भर दिया जाता है। आप इसे क्या समझ लें, प्रोटीन समझ लें। ये प्रोटीन आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन है, मतलब आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन, और ये क्या है, इनर लेयर ऑफ प्रोटीन, इनर लेयर ऑफ प्रोटीन। और ये भाई साहब दोनों, ये देखो इसी तरह टिकिया डाली रहती है ना, तो ये क्या है, फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड लेयर। तो सैंडविच तो सब लोगों ने खाया होगा, तो बिल्कुल वैसे ही इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल रॉबर्टसन टोल्ड दैट फॉस्फोलिपिड लेयर आर सैंडविच्ड, क्या, फॉस्फोलिपिड लेयर आर सैंडविच्ड बिटवीन द आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन एंड इनर लेयर ऑफ प्रोटीन। इन्होंने कहा जो फॉस्फोलिपिड लेयर होता है वो सैंडविच होता है, भरा रहता है। कहां भरा रहता है, आउटर लेयर और इनर लेयर ऑफ प्रोटीन के बीच में। तो सैंडविच की तरह ये भरा हुआ है, इसी वजह से इन्होंने इसे सैंडविच मॉडल भी कहा है। तो क्या बताएंगे, पहली चीज हम ये बताएंगे, पहली चीज अकॉर्डिंग टू, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल किसने दिया, मैंने लिख दिया है, रॉबर्टसन दिया है, 1959 में दिया है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ cell membrane is made up of bilayer of protein phospholipid, मैं यहां लिख दिया प्रोटीन फॉस्फोलिपिड, in which phospholipid layer जिसमें क्या, फॉस्फोलिपिड लेयर भरा हुआ है, कहां, आउटर और इनर लेयर प्रोटीन के बीच में, इन विच फॉस्फोलिपिड लेयर आर सैंडविच बिटवीन, किसके बीच में, outer layer and between outer layer and inner layer of protein, between outer layer and inner layer of protein, जिसमें जो फॉस्फोलिपिड लेयर है वो आउटर लेयर और इनर लेयर ऑफ प्रोटीन में भरा हुआ है। इनके अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन है वो कितना है, 75 एंगस्ट्रॉम थिक है। 75 कितना है, 75 एंगस्ट्रॉम ठीक है। और इन्होंने ये कहा सारे सेल मेम्ब्रेन बेसिकली सेम होते हैं, जैसा इन्होंने बताया कि सारे सेल मेम्ब्रेन, आप जितने भी सेल मेम्ब्रेन देखेंगे सब यूनिट मेम्ब्रेन के जैसा ही
होता है इनके अकॉर्डिंग, तो 75 एंगस्ट्रॉम ठीक होता है। अब जरा सा स्ट्रक्चर हम देख लें कि कैसे इन्होंने बनाया था स्ट्रक्चर। पहले चीज तो हमने ये बताया कि इनके अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से मिलकर बना है, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड देन फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से मिलकर बना है, जिसमें फॉस्फोलिपिड लेयर आउटर प्रोटीन और इनर प्रोटीन के बीच में भरा हुआ है, लाइक द सैंडविच। किसके जैसा? सैंडविच के जैसा भरा हुआ है, तो इसीलिए इसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। अब जरा सा स्ट्रक्चर हम देख लें, जरा सा स्ट्रक्चर देखिए कि इन्होंने कैसा स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया था। इन्होंने ये दिखाया था स्ट्रक्चर बना के, आप ये समझें आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। क्या है ये? आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन, और ये इनर लेयर ऑफ प्रोटीन। मतलब सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन का अंदर वाला लेयर है और सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन का बाहर वाला लेयर है। अब देखो, यही तो बताया था, अरे ये पावरोटी था, ये पावरोटी, इसके बीच में क्या भरा था? ये आलू की टिकिया है ना, तो सैंडविच हो गया, तो उसी के जैसा तो है। अब ये देखो, फॉस्फोलिपिड लेयर है ये, ठीक है। ये आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन, इनर लेयर ऑफ प्रोटीन, ये आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन, और ये यहां से यहां तक फॉस्फोलिपिड लेयर है। फॉस्फोलिपिड क्या है? ये सैंडविच है, भरा हुआ है कि नहीं? सैंडविच बिटवीन प्रोटीन लेयर, किसके बीच में? प्रोटीन लेयर के बीच में भरा हुआ है। मैंने लिख दिया ये सैंडविच बिटवीन, सैंडविच बिटवीन सैंडविच बिटवीन प्रोटीन लेयर। किसके बीच में भरा हुआ है? प्रोटीन लेयर के बीच में सैंडविच है, भरा हुआ है। इसकी थिकनेस इन्होंने बताई थी 75 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 75 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस है। कितनी थिकनेस है? इसकी थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम, इसकी थिकनेस मतलब इस आउटर प्रोटीन की थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम, इनर प्रोटीन लेयर की थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम, और ये फॉस्फोलिपिड लेयर के अगर थिकनेस देखोगे तो ये 35 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 35 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये फॉस्फोलिपिड 35 एंगस्ट्रॉम मोटी है, ठीक है। आउटर प्रोटीन 20 एंगस्ट्रॉम ठीक है, और इनर प्रोटीन 20 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल कितना हो गया? 20 + 20 40 एंड 35 75 एंगस्ट्रॉम ठीक हो गया। ये रॉबर्टसन ने बताया था। सारे सेल मेम्ब्रेन इन्होंने कहा बेसिकली सेम ऐसे ही दिखता है। अब अगले क्लास में हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ
रॉबर्टसन, जिसे सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।